जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने ओरेकल डेटाबेस पे बात की। आज इसी को हम फर्दर लेके चलेंगे। आज के इस टॉपिक में हमारे पास ओरेकल फैमिली, हम इस पे बात करते हैं। ये ओरेकल की फैमिलीज़ में क्या चीज़ है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हम यहाँ यूज़ करेंगे ओरेकल 11G। हम ओरेकल 11G को इस्तेमाल करते हुए हमने डेटाबेस पे काम करना है, उसको मेंटेन करना, उस पे हमारा काम रहेगा। तो इस ओरेकल की फैमिली में क्या चीज़ शामिल है, कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं। तो यहाँ कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले ओरेकल डेटाबेस है, ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर है, ओरेकल इंटरप्राइज मैनेजर है, और दूसरे कुछ और टूल्स और लैंग्वेज हैं जो एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए इस्तेमाल की जाए। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में इस चीज़ को स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले डेटाबेस एक्चुअली इट्स द रिपोजिटरी ऑफ डाटा, यानी ये कुछ ऐसी जगह है जहां हम अपने डाटा को स्टोर करके रखते हैं। मीन हम अपने डाटा को अच्छे तरीके से स्टोर करना चाहें एक बेहतरीन अंदाज में, एफिशिएंट वे में और कम्पैक्ट मैनर में अगर हम अपने डाटा को स्टोर करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास डेटाबेस ही सबसे अहम चीज़ है। यानी हमारा डाटा बेहतरीन अंदाज से यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो डेटाबेस इज द रिपोजिटरी फॉर द डाटा एंड द इंजन दैट मैनेज एक्सेस टू इट। अच्छा, यहाँ पे इंजन की बात की है। इंजन का मतलब यह है कि आप जो डेटाबेस में डाटा स्टोर कर रहे हैं, ये डाटा आपका वहां पे स्टोर पड़ा है और उस डाटा के ऊपर आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, उसको इवेलुएट करना है। तो आपके पास एक पूरा प्रोसेस होना चाहिए, एक पूरा टूल होना चाहिए जिसको यूज करते हुए आप उस पर काम कर सकें। तो इसलिए डेटाबेस को एज ए इंजन कहा गया है कि जब आप डेटाबेस में पड़े हुए डाटा को एक्सेस करेंगे, उसको यूज करना चाहेंगे, तो ये आपके पास एक बेहतरीन इंजन होगा। तो डेटाबेस एक जगह है जहां हम अपने डाटा को बेहतरीन अंदाज से स्टोर करके रखते हैं। ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज को मैं क्लियर करता चलूं कि हम अक्सर सोचते हैं कि जो हमारा सर्वर होता है ये कंप्यूटर होता है, यानी हार्डवेयर की बात करते हैं। तो एक्चुअली ये हार्डवेयर नहीं होता, ये आपका सॉफ्टवेयर होता है, ये आपकी एप्लीकेशन है जो आप जिस कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर देंगे वो आपका सर्वर बन जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब यहाँ पे ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर की बात है। अच्छा, सर्वर ये चीज होती है कि ये आगे इस पे बात आ रही है, हम इसको डिटेल से देखते हैं अभी। तो सर्वर ये होता है कि जिसने क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सुनना है और उसको रिस्पॉन्स करना है और उसे इंटरफेसेस प्रोवाइड करने हैं। अब यहाँ ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर, जैसे ओरेकल हमने बात की कि ये आपकी डाटाबेस को मैनेज करने और उसको क्रिएट करने, मैनेज करने, उसके ऊपर ऑपरेशन करने के लिए ये हमारे पास एक बेहतरीन टूल है और इसको हम यूज करते हैं। तो ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर यानी ऐसा सर्वर, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी कंप्यूटर पे इंस्टॉल पड़ा है और उसने डाटाबेस के ऊपर काम करना है और जो क्लाइंट है उसकी रिक्वेस्ट को सुनना है और उसको रिस्पॉन्स करना है। अब यहाँ उसने यही बात की है कि ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर रन्स सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर को चलाता है ऑन द बिहाफ ऑफ द एंड यूजर। अच्छा, एंड यूजर कौन है? एंड यूजर वो बंदा है जो डेटाबेस को यूज कर रहा है। अब वो सिंपली डेटाबेस को यूज कर रहा है, वहां डाटा स्टोर कर रहा है, वहां से डाटा ले रहा है, उसको उसके ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इंटरनली डाटा के बेस के ऊपर कैसे
इंटरनल ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं वो ये नहीं जानते। मसलन हम सिंपली डेटाबेस में से किसी बंदे का रिकॉर्ड देखना चाहें तो हम एक एसक्यूएल की क्यूरी लिखेंगे और वो हमें रिकॉर्ड हमारे सामने शो हो जाएगा। अब हमने सिंपल क्यूरी लिखी और रिकॉर्ड मिल गया, लेकिन इंटरनल क्या काम हुआ है हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो ऐसा यूजर जो सिंपली डेटाबेस को ऑपरेट करता है, उस पर काम करता है, इट डजंट नो अबाउट द इंटरनल फंक्शनैलिटीज ऑफ द सिस्टम, तो ऐसे यूजर को हम एंड यूजर का नाम देते हैं। तो ये जो ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर है ये सॉफ्टवेयर को चला रहा है और जो एंड यूजर की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है उनको रिस्पॉन्स कर रहा है। और दूसरा, ये एंड यूजर के लिए इंटरफेसेस भी जनरेट कर रहा है जो यूजर के ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले होते हैं। यानी ये एंड यूजर के लिए इंटरफेसेस भी डेवलप कर रहा है, जनरेट कर रहा है और उसको दे रहा है, और ये इंटरफेसेस जो है वो एंड यूजर के ब्राउजर के ऊपर शो हो रहे हैं। और दूसरा कि डेटाबेस में कोई मॉडिफिकेशन करनी है या डेटाबेस पे कोई क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है, तो जितने भी पीछे से एंड यूजर क्यूरी सेंड करता रहेगा, ये ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर उन क्यूरीज को एग्जीक्यूट भी करता रहेगा। और ये क्यूरी किसी भी तरह की हो सकती है। आप डेटाबेस से डाटा रिट्रीव करना चाहते हैं, वहां पे कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो ये सारी कॉल्स आती रहेंगी। ये जो सबमिट होके आई हैं, कॉल्स आई हैं, ये क्यूरीज आई हैं, ये ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर उस चीज को एग्जीक्यूट करता रहे। तो दिस इज द ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर। अगेन एक और वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर। देखिए ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर ने क्या किया कि यूजर को इंटरफेसेस प्रोवाइड किए और उधर से आने वाली कॉल्स या क्यूरीज जो आ रही है उनको लेके डेटाबेस के ऊपर मॉडिफिकेशन का काम करता रहा है। लेकिन जो ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर है ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसका तल्लक है, मॉनिटरिंग के साथ तल्लक है, मैनेजिंग एंड ट्यूनिंग द ओरेकल प्रोसेसेस उनके साथ इसका तल्लक है, या कोई थर्ड पार्टी है उसकी प्लगइन्स के लिए को मैनेज करना है उसके साथ इसका तल्लक है। मसलन हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। अब एडमिनिस्ट्रेशन आप जानते हैं कि जो जहां पे सर्वर की बात आती है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटर का होना बहुत जरूरी है, बल्कि लाजमी है। अब एडमिनिस्ट्रेटर है ये भी यूजर है, एंड यूजर है ये भी यूजर है। इन तमाम यूजर्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन होनी है ये ओरेकल एंटरप्राइज के जिम्मे है। और जितने प्रोसेसेस सर्वर के ऊपर परफॉर्म किए जा रहे हैं उनको मॉनिटर करना, उनको मैनेज करना और उनको ट्यून करना, ये भी सारा इस ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर का काम है। या ट्यूनिंग का मतलब ये है आपके प्रोसेस एक डिटेल में होने चाहिए, एक तरतीब के साथ होने चाहिए, उनकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, उनकी ट्रांजैक्शन को एक्सपायर नहीं होने देना, ये चीजें सारी ट्यूनिंग में आ जाती हैं। इन चीजों को मैनेज करना ये ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर का काम है। और इस तरह थर्ड पार्टी प्लगइन्स हैं। मसलन अच्छा ये थर्ड पार्टीज कौन सी होती है? आपके ऐसी सॉफ्टवेयर या ऐसे पैकेजेस जो आपके एप्लीकेशन सर्वर में नहीं है, वो आउटसाइड द सर्वर, आउटसाइड द एप्लीकेशन आपको किसी और जगह से लेने पड़ते हैं, तो उनके लिए प्लगइन्स की जरूरत होती है। प्लगइन्स का मतलब यह है कि वो जब एप्लीकेशंस आए सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेशन करें तो वो कर सकें, इसके लिए प्लगइन्स की जरूरत है। तो ये काम जो है ये भी इस ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर का काम। तो ये ओरेकल की फैमिली है, इसको हम यूज करते हुए इस पे इसकी फैमिलीज को डिस्कस करते हैं। लास्टली स्टूडेंट्स ओरेकल की फैमिली में एक और इंपॉर्टेंट चीज भी है। आप सिंपली डेटाबेस पे उसको क्रिएट ही नहीं करते, उसको मैनेज या यूटिलाइज ही नहीं करते, आप वहां पे कुछ एप्लीकेशंस को भी डेवलप कर सकते हैं। ऐसे भी ओरेकल की फैमिली में टूल्स है जो आपको एप्लीकेशन डेवलप करने में भी हेल्पफुल है। यानी आप ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको ओरेकल के साथ मिलके या डेटाबेस के साथ मिलके आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं जिससे आप अपनी डेटाबेस को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। स्पेशली जब आपका डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के साथ आपको ओरेकल के साथ आपने
कंपैटिबिलिटी करनी है तो वहां पे आप इनको यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए टूल्स भी हैं और लैंग्वेज भी हैं जिसके जरिए से आप एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपकी एंड यूजर के ऊपर भी रन हो सकती हैं और आपके क्लाइंट सर्वर मॉडल्स के ऊपर भी आपकी ये रन हो सकती है, या आपके सर्वर के ऊपर भी आपकी ये रन हो सकती हैं। ये तमाम जो स्टेशंस हैं इनके ऊपर ये आपकी एप्लीकेशंस रन हो सकती है। तो ओरेकल की फैमिली में ऐसी टूल्स और ऐसी लैंग्वेज हैं जिसके जरिए से आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं जिस जो आपकी क्लाइंट या सर्वर इनके ऊपर आपकी वो रन हो सकती है। तो ऐसी चीजों को हम ओरेकल फैमिली में लेके आएंगे। और अच्छा, यहाँ पे एक चीज है कि ये जो एप्लीकेशंस होती हैं ये ग्रिड को इनेबल्स करती हैं। अच्छा, ग्रिड क्या चीज है कि जहां पे आईटी की सर्विसेज काम कर रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज काम कर रही हैं, आप ओरेकल्स को वहां पे कंपैटिबल कर रहे हैं। जैसे आप नेट के ऊपर आपका ऑनलाइन आप डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, ऑनलाइन आप रिमोटली लॉग इन हो जाते हैं, डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, अपना काम करते हैं। तो ये सारी आईटी की सर्विसेज है आपके पास, इन चीजों के साथ कंपैटिबल हो जाए, इनेबल्स हो जाना, ये भी ओरेकल की फैमिली में ये भी चीज शामिल है और इसको हम ग्रिड का नाम देते हैं। तो ये सारी चीजें ओरेकल की फैमिली में शामिल है। ओरेकल सर्वर आर्किटेक्चर, स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। यस सर। ओरेकल सर्वर आर्किटेक्चर, अभी बात हो रही थी कि अच्छा ये चीज बहुत जरूरी है, इस चीज को ज़हन में रखिएगा कि हमने यूज करना है ओरेकल 11G को। और ये ओरेकल 11G जो है ये हमारी ऑनलाइन डेटाबेस है, यानी जहां आप किसी सर्वर पे आपकी डेटाबेस पड़ी है और आप रिमोटली कहीं दूर से किसी क्लाइंट कंप्यूटर पे बैठ के आप अपनी डेटाबेस, उस डेटाबेस को आप एक्सेस कर रहे हैं। ये हमने ओरेकल को यूज करना है, इसलिए हमारे पास सर्वर क्लाइंट का आर्किटेक्चर या सिंपली आप बात करें सर्वर आर्किटेक्चर का होना जरूरी है। अच्छा, आर्किटेक्चर ये चीज है कि एक मॉडल है, लेआउट होता है जहां पे आपकी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो सर्वर के साथ क्लाइंट भी डेफिनेटली उसके साथ इंटरलिंक होता है। तो ये एक आर्किटेक्चर। अब इस ओरेकल सर्वर आर्किटेक्चर में क्या चीज है? सबसे पहले डेटाबेस है। डेटाबेस, ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने डेटाबेस की डेफिनेशन की थी कि डेटाबेस जो है ये डेटा फाइल्स, कुछ हमारी डेटा फाइल्स होती हैं, कुछ नॉन डेटा फाइल्स होती हैं, ये उन पे मुश्तमिल होती है। डेटा फाइल्स आपकी डिस्क के ऊपर एग्जिस्ट होती हैं और इसमें मोस्टली आपका जो डाटा होता है, जो रिकॉर्ड्स, जो आपने इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर की होती है वो डेटा फाइल्स में होती है। और जो नॉन डेटा फाइल्स होती हैं उसमें आपका डाटा नहीं होता, उसमें आपकी दूसरी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे किसी यूजर ने जो लॉगिन होता है, यूजर या एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन हो रहा है, इस तरह की इंफॉर्मेशन। और ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कोई इंस्टेंस क्रिएट होता है और उस इंस्टेंस से रिलेट कुछ पैरामीटर फाइल्स होती हैं। तो ये जो पैरामीटर फाइल्स की इंफॉर्मेशन होती है ये आपकी नॉन डाटा फाइल्स में स्टोर होती है। तो सर्वर, ओरेकल सर्वर आर्किटेक्चर में हमारे पास डेटाबेस का होना लाजमी है जो कि आपकी डिस्क के ऊपर एग्जिस्ट होती है और इसको आप जब तक नहीं डिलीट करेंगे तब तक ये आपकी डिलीट नहीं होगी। अब इन डाटा फाइल्स की, ये जो डेटाबेस है इसकी साइज कोई लिमिटेड नहीं है, जितनी आप उसमें स्टोर करना चाहें, और ये आपकी डिस्क की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, आप उसके ऊपर उसको कर सकते हैं। यहाँ एक बात उन्होंने की कि एक्सेस टू द डाटा इज थ्रू द ओरेकल इंस्टेंस। ओरेकल इंस्टेंस, ये लास्ट लेक्चर अगर आपने स्टूडेंट सुना है तो इंस्टेंस के बारे में आपको आइडिया होगा। इंस्टेंस, जब भी कोई यूजर डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने लगेगा तो जो ही उसकी कोई रिक्वेस्ट जाती है तो उसके अगेंस्ट एक इंस्टेंस क्रिएट होगा। ये इंस्टेंस जो होता है ये सर्वर के सीपीयू पे और सर्वर की मेमोरी के साथ इसका तल्लक होता है। सर्वर के सीपीयू और सर्वर की मेमोरी के साथ इसका तल्लक होता है और ये तब क्रिएट होता है जब कोई क्लाइंट, कोई यूजर डेटाबेस को यूज करने लगता है। अब इस इंस्टेंस को सर्वर की मेमोरी में जगह मिलती है
उसको हम एसजीए का नाम देते हैं, एसजीए का नाम देते हैं, सिस्टम ग्लोबल एरिया। इंस्टेंस का दो चीजों के साथ ताल्लुक रहेगा, मेमोरी के साथ और सर्वर के सीपीयू के साथ। जो मेमोरी में जगह बन रही है, इंस्टेंस जब क्रिएट हुआ है तो मेमोरी में जगह बनी है, इसको हम एसजीए का नाम दे रहे हैं। यहां पे जितनी भी ट्रांजैक्शन होनी है, जिन चीजों की ट्रांजैक्शन है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आके इस मेमोरी में स्टोर होगी, और सीपीयू जो जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो सारे इंस्टेंस के पास रहेंगे। तो लिहाजा ये डेटाबेस पे काम करने के लिए इंस्टेंस जो है वो जरूरी है, इंस्टेंस जो है वो ये जरूरी है, ये लाजमी तौर पे क्रिएट होगा। और जब भी यूजर डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करेगा, इंस्टेंस क्रिएट होगा, तो उसके लिए एक सेशन स्टैब्लिश होगा, सेशन चलेगा, और ये सेशन आप कह सकते हैं कि अगेंस्ट द इंस्टेंस होगा। यानी जो ही आपका सेशन चला, यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी डेटाबेस के लिए, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी, तो इंस्टेंस क्रिएट हुआ। जो ही इंस्टेंस क्रिएट हुआ तो आपका सेशन क्रिएट हो गया। अब जब तक आप कम्युनिकेशन करते रहेंगे डेटाबेस के साथ, ये सेशन चलता रहेगा। तो लिहाजा दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जब भी यूजर डेटाबेस से कम्युनिकेशन करेगा, सेशन क्रिएट होगा, इंस्टेंस क्रिएट होगा। जब तक आपका सेशन चलता रहेगा, इंस्टेंस काम करता रहेगा। तो ये चीजें। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ा अहम कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, कि आपका जो इंस्टेंस है, ये एक डेटाबेस के लिए एक इंस्टेंस का होना जरूरी है। मीन डेटाबेस है, उसके साथ कोई यूजर कम्युनिकेशन करना चाहता है, कोई क्लाइंट बैठा है वो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो उसके लिए इंस्टेंस जरूरी है। हाँ, बाज़ दफा ये भी होता है कि आपके जो है वो एक से ज्यादा इंस्टेंसेस भी क्रिएट होते हैं, लेकिन ये वहां उस सिचुएशन में होता है जब आपका रैक सिस्टम चल रहे होते हैं, मतलब आपकी जो डेटाबेसेस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशंस पे पड़ी होती है। ये लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि आपकी डेटाबेस को डिफरेंट लोकेशंस पे रख दिया गया है, तो फिर वहां पे आपके मल्टीपल इंस्टेंस की आपको जरूरत रहेगी। ओरेकल सर्वर आर्किटेक्चर, अभी यहाँ पे हम बात नहीं खत्म हुई स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको देखिएगा कि ये ओरेकल सर्वर आर्किटेक्चर, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि ये क्लाइंट सर्वर ही आर्किटेक्चर होता है। तो ओरेकल का ये जो सर्वर का आर्किटेक्चर है, इसमें आपका क्लाइंट भी शामिल है, और ये क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, और सर्वर उसको रिस्पॉन्स करेगा। इसलिए हम इसको रेफर करते हैं एज ए टू टायर प्रोसेसिंग का नाम भी इसको देते हैं, या टू टायर आर्किटेक्चर का भी इसको नाम देते हैं। टू टायर का मतलब ये है कि वन टायर में आपके पास क्लाइंट है और दूसरी तरफ आपके पास सर्वर है। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, सर्वर उसको रिस्पॉन्स करेगा, और सर्वर उसके लिए इंटरफेसेस और एप्लीकेशन जो है वो उसको प्रोवाइड करता रहेगा, और उसके लिए काम का उसके डाटा को मैनेज करता रहेगा। तो ये जो है वो आपका, अब यहाँ जो रिक्वेस्ट है वो क्लाइंट की तरफ से जाएगी, और ये रिक्वेस्ट हमेशा मोस्टली होगी आपकी एसक्यूएल की कमांड की शक्ल में होगी, और ये एसक्यूएल की कमांड्स जो हैं ये जाएंगी आपके सर्वर के पास, देन सर्वर उसको एग्जीक्यूशन की तरफ लेके आएगा। तो लिहाजा ये क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे इसके एक व्यू दिखाता हूँ कि देखिएगा कि इसको देखने से आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। माजरत स्टूडेंट्स, मेरा सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे ओपन नहीं करके दे रहा।
जी, ये देखें यहाँ पे इसका डायग्राम है, आप देख रहे होंगे। यहाँ यूजर है, यूजर प्रोसेस है, उसके बाद सर्वर प्रोसेस है, देन इंस्टेंस है, और उसके बाद डेटाबेस है। सर ये शो नहीं हो रहा हमें। जी सर, हमें नहीं शो हो रहा। चलो एक मिनट। जी, अब आपको शो हो रहा है? जी सर। जी, यहाँ देखें, इस डायग्राम, इस फिगर को देखें, यहाँ आपको बेहतरीन तरीके से समझने में मदद मिलेगी। अच्छा, ये बुक मैंने आपको सेंड कर दी है, अगर आपने क्लासरूम में देखा है तो ये बुक पढ़ी होगी, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास यूज़र है, यूज़र प्रोसेस है, सर्वर प्रोसेस है, और उसके बाद इंस्टेंस और देन डेटाबेस है। आप देख रहे होंगे। सॉरी, ये मेरा सिस्टम टच है और इसकी टच में कहीं प्रॉब्लम आ गई है और ये भगा रहा है एप्लीकेशंस को, पता नहीं क्या मसला बन गया इसको। बहरहाल, तो ये यूजर रिक्वेस्ट सर्वर प्रोसेस, यूजर प्रोसेस है, यानी यूजर जब रिक्वेस्ट करेगा तो ये यूजर प्रोसेस कहलाएगा। अच्छा, यूजर प्रोसेस से रिक्वेस्ट करेगा। यहाँ जो सिस्टम आपको शो हो रहा है ये यूजर प्रोसेस है, यानी आप क्लाइंट पे बैठे हैं, आप क्लाइंट कंप्यूटर से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, कोई क्यूरी भेज रहे हैं, तो ये यूजर प्रोसेस कहलाएगा। यहां से काम जो शुरू होना है ये यूजर प्रोसेस, और ये यूजर प्रोसेस जो है वो जाएगा सर्वर के पास, यानी ये आपकी जो रिक्वेस्ट है या आप क्यूरी भेज रहे हैं ये सर्वर प्रोसेस के पास, सर्वर के पास जा रही है। जब ये सर्वर के पास जाएगी तो ये चीज वहां पे सर्वर प्रोसेस कहलाएगा। अब यूजर ने ये रिक्वेस्ट भेजी तो उसके अगेंस्ट आप देख रहे होंगे सर्वर प्रोसेस से इंस्टेंस का तल्लक है। जो ही रिक्वेस्ट सर्वर के पास पहुंचेगी एक इंस्टेंस क्रिएट होगा, एक इंस्टेंस क्रिएट होगा। इंस्टेंस क्रिएट होने का मतलब ये है कि आपका जो आपकी जो रिक्वेस्ट गई है उसके अगेंस्ट जो सर्वर है उसकी मेमोरी में एक जगह बन गई है, एसजीए के नाम से एक जगह बन गई है। और दूसरा, ये जो रिक्वेस्ट आई है, अब इस रिक्वेस्ट के ऊपर एग्जीक्यूशन होना, उसके ऊपर अमल होने का टाइम आ गया। तो लिहाजा सर्वर का आप देख रहे हैं एरो के जरिए से कनेक्शन है इंस्टेंस के साथ। अब सर्वर का डेटाबेस के साथ तल्लक नहीं है, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करनी है इंस्टेंस ने, यानी सर्वर इंस्टेंस क्रिएट हुआ, सर्वर की मेमोरी में एक जगह बनी, इस इंस्टेंस के साथ दूसरे पैरामीटर फाइल्स और जो ऑपरेशंस होने हैं डेटाबेस के साथ वो सारी डिटेल इस इंस्टेंस के पास है। डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करेगा इंस्टेंस। अब इंस्टेंस के जरिए से जो रिक्वेस्ट पीछे से आई थी इंस्टेंस उसको लेगा डेटाबेस से, वो चीज उठाएगा और सर्वर के जरिए से रिस्पॉन्स कर देगा यूजर प्रोसेस को। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सर्वर है वो डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, और ना ही आपका जो यूजर है, क्लाइंट है, वो डेटाबेस के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन करेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन होनी है या डेटाबेस के ऊपर जो ऑपरेशंस होने हैं वो इंस्टेंस के जरिए से होने हैं, और ये इंस्टेंस कब क्रिएट होगा? जब यूजर की तरफ से रिक्वेस्ट जाएगी या कोई प्रोसेस जाएगा सर्वर के पास। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये आपकी जो है वो डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन होते हैं और डेटाबेस के ऊपर ट्रांजैक्शन चलती है। और ये स्पेशली ये जो आपके सामने फिगर है ये आपकी ओरेकल 11G के लिए, ओरेकल 11G जो हमारे सामने डिस्कशन में चलती रहनी है, ये उस ओरेकल 11G के लिए। जी, तो इसी बात पे बात चल रही थी कि ये हमारी ओरेकल 11G। स्टूडेंट्स,
ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर, ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, टूल है इस ओरेकल में, इसको डिस्कस करना भी जरूरी है। एप्लीकेशन सर्वर, अभी हम बात कर रहे थे कि सर्वर भी है और क्लाइंट भी है। अब सर्वर हम उसको कहते हैं जिसपे हम सर्वर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हैं। तो हम सर स्क्रीन वहीं पर स्टिल है। जी, ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर, अब ये वही एप्लीकेशन है जो हमने जिस कंप्यूटर पे हमने इंस्टॉल किया और जिसको हमने सर्वर बना लिया, ये वो एप्लीकेशन है। अब इसका काम क्या है? द ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग, डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन, तो यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको गौर से समझ लीजिएगा। डेवलपिंग, अब डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट क्लियर नहीं है जी सर, स्क्रीन क्लियर नहीं है। जी, अब जी सर, अब ठीक है। अच्छा, तो 3 चीजें, डेवलपिंग, डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग वेब एप्लीकेशन। देखिए, डेवलपिंग का मतलब क्या है? डेवलपिंग का मतलब ये है कि जब भी यूजर की तरफ से आप ऑनलाइन बैठे हैं, ऑनलाइन आपने रिक्वेस्ट भेजी है, एक क्यूरी सेंड की है, मुझे इस फला बंदे का डाटा चाहिए। अब आपने तो क्यूरी सेंड कर दी है, आपके सामने वो डाटा भी शो होना है और साथ किसी इंटरफेस पे शो होना है, इंटरफेस पे शो होना है। अब ये जो इंटरफेस आना है, ये आपके सर्वर की तरफ से आना है, सर्वर की तरफ से आपको इंटरफेस आना है और साथ आपको इंफॉर्मेशन उस बंदे का रिकॉर्ड भी शो होना है। तो ये जो इंटरफेस, ये जो आपके सामने आ रहा है, ये पीछे से सर्वर जनरेट करके आपके ब्राउजर के ऊपर शो कर रहा है। तो इसलिए जो सर्वर एप्लीकेशन है उसका काम यही है कि उसने डेवलपिंग का काम भी करना है और डिप्लॉयमेंट का काम भी करना है। स्टूडेंट्स, डिप्लॉयमेंट ये चीज है कि जब कोई चीज सर्वर जनरेट कर लेगा, फॉर एग्जांपल उसने इंटरफेस जनरेट किया है या उसने कोई रिकॉर्ड डेटाबेस से लिया है, और लेने के बाद देन वो जब डिलीवर कर देगा, क्लाइंट की ब्राउजर के ऊपर भेज देगा, तो दिस इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। अगेन रिपीट करता हूं, जब भी कोई सर्वर डेटाबेस से रिकॉर्ड ले लेगा या उसने कोई इंटरफेस डेवलप किया है, वो सर्वर के ब्राउजर पे सेंड कर दिया उसने, दिस इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। और उसके बाद मैनेजिंग वेब एप्लीकेशन। वेब मैनेजिंग का मतलब ये है कि उसने सिर्फ जनरेट करने या सेंड करना ही उसका काम नहीं है, उसने ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन, जब तक ये सेशन चलता रहेगा, उन तमाम एप्लीकेशंस को वो मैनेज भी करता रहेगा। वो क्लाइंट के सामने उसके ब्राउजर के ऊपर वो डिस्प्ले होती रहेंगी और जो जो इंफॉर्मेशन क्लाइंट कहता रहेगा उसको डिस्प्ले होती रहेगी। ये सारी मैनेजमेंट जो है इस ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर के जिम्मे है। अब यहाँ पे HTTP, स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन सर्वर जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करते हुए काम करेगा। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, आगे फर्दर लेक्चर्स में हमारे सामने बड़ी डिटेल से आएगा। मैं इतना बता देता हूं कि आपका जो ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर है, इसने क्लाइंट को जो डाटा भेजना है वो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स को यूज करते हुए भेजेगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स को यूज करते हुए डाटा भेजेगा। अब यहां ये 3 टायर्स बन जाती। अब तीसरी चीज भी इसमें शामिल हो गई, मीन, क्लाइंट, सर्वर और आपके प्रोटोकॉल्स। तो जब प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व हो गए हैं तो फिर ये आपका 3 टायर्स जो है वो 3 टायर्स के नाम से ये
इसको हम देखेंगे और इसको हम कहेंगे। तो डेटाबेस मैनेजमेंट का एक्सेस करना क्लाइंट तैयार हो गई, और ब्राउजर वगैरह जो जहाँ पे एप्लीकेशंस आपकी शो हो रही हैं, जो जनरेट होके आ रही हैं HTTP के जरिए से, ये दूसरी। और देन हमारे पास सर्वर जो है वो हमारी थर्ड टायर कहलाएगी। अब यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ओरेकल है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ इसकी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ इसकी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? दो चीजें हैं, एक प्रोटोकॉल होता है, एक स्टैंडर्ड्स होता है। प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स फॉर द कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क। तो जब आप नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन करते हैं तो ये रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से आपकी कम्युनिकेशन की जाती है। ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के दरमियान एक एग्रीमेंट है जिसके हिसाब से उनकी आपस में कम्युनिकेशंस होती है। और स्टैंडर्ड्स क्या है? स्टैंडर्ड्स आर द स्पेसिफिकेशंस। ये पहले से तयशुदा या बयान की गई चीजें हैं जिसके हिसाब से ही कोई प्रोडक्ट आगे काम करेगी। मसलन हमारे पास मोबाइल है, किसी भी कंपनी का है, कोई भी मॉडल का है, तो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं कि इसका कैमरा इतना होना है, इसकी मेमोरी इतनी होनी, इसकी रैम, इसका प्रोसेसर इतना होगा, ये इतना होगा। जिस मॉडल का जितना प्रोसेस, रैम, कैमरा है, वो हर उसी मॉडल के किसी भी जगह आप चले जाएं तो वो उतना ही होगा, उसमें कोई कहीं कमी या ज्यादा नहीं होगी या कहीं वेरिएशन नहीं होगी। दीज आर द स्टैंडर्ड्स। आप मसलन ग्रैंड प्राइम आपके पास है, आप दुनिया में जहां मर्जी चले जाएं, उसकी मेमोरी जितनी है, उसका प्रोसेसर जितना है, उसकी स्क्रीन का जो साइज है वो जितना है वो उतना ही होगा, उससे ज्यादा या उससे कम कहीं नहीं हो सकता। दीज आर द स्टैंडर्ड्स। अब जो ओरेकल है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ इसकी कमिटमेंट है। कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है कि आपका जो सर्वर है, जो एप्लीकेशन रन करेगा, वो सर्वर इन्वायरमेंट में जो एप्लीकेशन रन करेगा वो आपकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही रन होगी। जिस हिसाब से आपकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशंस को रन करने के लिए जो स्पेसिफिकेशंस बनाई गई हैं, आपकी ओरेकल की एप्लीकेशन जो है वो उन्हीं स्टैंडर्ड्स के साथ काम करेगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स, ये ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर जो है ये आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मिलके काम कर रहा है। और उसमें स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो जावा 2 इंटरप्राइज एडिशन J2E आपके सामने आ रहा होगा। ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपकी वेब एप्लीकेशंस काम करती हैं, और आपका जो ओरेकल है ये J2EE के साथ मिलके काम करता है, और ये इसके साथ इसकी कंपैटिबिलिटी है। तो आपकी मोस्टली जो वेब की एप्लीकेशंस हैं वो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रन हो रही हैं, इसी प्लेटफॉर्म के हिसाब से ही डेवलप की जा रही हैं और इसी के हिसाब से ही एग्जीक्यूट की जा रही हैं। तो लिहाजा आपका जो ओरेकल एप्लीकेशन सर्वर है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उनके साथ कंपेटिबल है। और ये आपका किसके साथ ज्यादा इसका काम चल रहा है, वो आपका J2EE जावा 2 डेवलपमेंट इंटरप्राइज एनवायरनमेंट के साथ ये मिलके काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। माजरत, मेरे सिस्टम के टच में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो इसमें अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सर जो आपने प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड्स का डिफरेंस बताया, ये एक बार रिपीट कर दें। जी, प्रोटोकॉल्स जो है ये आपके रूल्स हैं, आपके इंटरनेट के ऊपर या किसी भी नेटवर्क के ऊपर आपकी जो कम्युनिकेशन होती है ये रूल्स के हिसाब से होती है, बाकायदा उसके तरीकाकार है उसके हिसाब से होती है। या आप ये कह लें कि ये जो दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए एक एग्रीमेंट है। दीज आर द रूल्स, दीज आर द प्रोटोकॉल्स। और जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो ये होता है कि आप कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, उसको वो कैसा बनना है, किस तरीके का होगा, उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या होगी, ये चीज़ें आप पहले से बयान कर देते हैं, पहले से स्पेसिफाई कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं, रिटन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये जो पहले से आपने चीज़ें मेंशन कर दी ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं। तो लिहाजा प्रोटोकॉल्स नेटवर्क को गवर्न करने के लिए, नेटवर्क के ऊपर
कम्युनिकेशन को, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए। और जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बन रही है, उसको किस तरीके से बनाना है, किस बाउंड्री में बनाना है, ये उसके लिए स्पेसिफिकेशन है। जी एनी क्वेश्चन? हेलो, सर और कोई क्वेश्चन नहीं है। जी आपको आवाज नहीं आ रही? सर और कोई क्वेश्चन नहीं है। सर आपकी आवाज आ रही है, मैंने कहा और कोई क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल नहीं है, देख लें। हेलो, चले जी, इसकी बुक्स आपके गूगल क्लासरूम में है, आप उसको रीड आउट कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो वहीं पे आप मुझसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सर आप जो टॉपिक करवाते हैं काइंडली वो बता दिया करें कि वो बुक के कौन से पेज नंबर पे है। क्लियर हो गया? चलिए, मैं कल से आपको बुक भी साथ ओपन कर दूंगा, और ये आपकी कोर्स आउटलाइन के हिसाब से चलेगा। कल से साथ बुक भी ओपन कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, वहाँ से अगर आप कहेंगे तो बुक से डायरेक्ट पढ़ा देंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप जहन में रखिएगा, ये बुक बहुत ज़्यादा है, यानी आपकी ये बहुत बड़ी बुक है, हमने सारी बुक नहीं पढ़नी, और ना ही हम सारा पढ़ सकते हैं 3 माह में। तो जो इम्पोर्टेंट है वो हम इसमें से पढ़ेंगे, और पहले भी क्लासेस के साथ ऐसा ही हुआ है। ये बहुत बड़ी बुक है, और इसके कोर्स आउटलाइन में उन्होंने जो दिया हुआ मटेरियल भी काफ़ी सारा है, लिहाजा आप जो है वो इस चीज़ को सामने रखिए। ओके सर। अल्लाह हाफिज़।